करते हैं तो साफ है, फिर उसमें कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पड़ना एकदम तय है। इससे मैं एकदम कहीं से वो है ही नहीं। डॉक्टर लक्ष्मण जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा, ऐसा माना बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। जी शुक्रिया अमरीश जी। ये जो आज की पूरी बातचीत है, ये मुझे लगता है कि इसके पृष्ठभूमि खुद नीतीश कुमार ने रची भी है, और जिसकी वजह से एक नए तरह का की संभावनाएं जो पैदा हुई हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर के एक धारणा ये बनती है कि नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटिव पॉलिटिशियन है। वो कोई भी निर्णय, बहुत बार उनकी आत्मा जागती रहती है, वो अलग अलग तरह से स्टैंड भी लेते रहे हैं और लंबे वक्त तक वो उन लोगों के साथ भी रहे जिनके आज खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन लोगों के बीच ये एक विमर्श है, खासकर विपक्षी खेमे में, कि अगर नीतीश कुमार ने इस वक्त यह कदम उठाया है तो यह केवल निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे बढ़ाने को लेकर के एक राजनीतिक कदम मात्र नहीं है। ये विपक्षी खेमे के भीतर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि देखो भाई, हम उनके साथ थे और हम ईडी सीबीआई से डरे नहीं, और हमने साथ छोड़ा। और भले उसी सुबह सरकार बदली और शाम से जंगल राज शुरू भी हो गया बिहार का, लेकिन फिर भी हमने लड़ने का एक 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 रास्ता खोला है। नीतीश कुमार ने उसके बाद दूसरा कदम क्या उठाया कि वो देश भर के विपक्षी नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद ये तीसरी बहस जो इस समय शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर के, मुझे लगता है कि इसे अगर मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश करूं 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल, बड़े अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस की भूमिका, देश भर में ये साबित कर देना कि सब कुछ भ्रष्टाचार, सारा देश बर्बाद हो रहा है, अब तो सरकार बदलने की जरूरत है, हिंदुत्व का एजेंडा, उसके बावजूद बनारस आकर चुनाव लड़ना, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का जो बनारस आना है, इससे अगर इसको थोड़ा सा आप जोड़ने की कोशिश करें तो शायद जो अमरीश जी आपका सवाल है कि वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश, और दूसरा दूसरा एक और संदर्भ इसमें जोड़ लिया जाए, उत्तर प्रदेश जिसने पिछली बार 72-73 सीटें दी 14 में, 19 में सपा बसपा के गठबंधन ने सीधे 15 सीटें, 10 जो 0 पर थी बसपा वो 10 पर पहुंच गई और 15 सीटें कम कर दी। उसके पीछे और भी बहुत सारी वजह हैं। ये गठबंधन अप्रत्याशित था, शायद और बेहतर कर सकता था, उसकी और वजह है जिसकी वजह से सीटें कम रह गई। लेकिन 19 के चुनाव में एक एक असर देखने को मिलता है। 2022 का चुनाव बीच में कड़ी के रूप में आया है, जिसने अखिलेश यादव को यह साबित करने का मौका दिया कि अब केवल यादव मुसलमान का समीकरण नहीं है। उन्होंने तमाम छोटे छोटे जातियों को जोड़ने की कोशिश की और उसका असर उनको देखने को मिला कि अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट शेयर वो लेकर के आए। भले उसके बीच में फिर राजभर का एक विवाद पैदा हुआ है और पुराने लोगों का है। नीतीश कुमार के आने से, और अगर ऐसी कोई संभावना बनती है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, तो यह जो, और चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर दो जिले हैं जो 120 सीटें ले आ रहे हैं लोकसभा की, वहां सांप्रदायिकता भी ठीक ठाक असर रखती है, और खासकर उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या मथुरा काशी तीनों है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को बिल्कुल प्रयोगशाला बना दिया गया है, बुलडोजर राज से लेकर के चाहे वो मुख्यमंत्री का मंदिर बनना हो, सब कुछ प्रयोग वहीं हो रहा है। इस बीच में जब नीतीश कुमार आते हैं तो वो उस वोट शेयर में एक विरक्ति का भाव बीजेपी से पैदा करेंगे, जो फिलहाल एक बड़ा शेयर बीजेपी के साथ है। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता जो बात कह रहे थे, वो सोनेलाल पटेल की विरासत है, जिसमें पल्लवी पटेल आपको नजर आएंगी। अनुप्रिया पटेल सत्ता के पक्ष में इसलिए ज्यादा बड़ी नेता है, लेकिन पल्लवी पटेल को कभी आप अगर सुनेंगे तो वो जो जमीन पर बात करती है वो एक संभावना पैदा करेगा। और आखिरी बात, ये सब कुछ केवल जातियों के गठजोड़ मात्र से ही सब कुछ हल नहीं हो जाएगा। अगर विपक्ष अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी या जनता दल परिवार, समाजवादी परिवार अगर कुछ ऐसा